नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सरकार ने पेंशन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म किया है। अब आने वाले समय में आप खुद से अपनी पेंशन को तय कर पाएंगे। अब ये सब होगा कैसे, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत। धन्यवाद विशाल। पेंशन को लेकर पेंशन फंड रेगुलेटर यानी पीएफआरडीए ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी लोग, जैसे कि प्राइवेट जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, फ्रीलांसर, एनपीएस में चाहे तो अपना पूरा पैसा यानी 100% पैसा जो है शेयरों में लगा सकते हैं। यह नियम कब से लागू होगा, नया सिस्टम कैसे काम करेगा, किन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा, शर्तें क्या होंगी, सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे शेयर बाजार की। पिछले 10 दिनों से भारतीय शेयर बाजार में भले ही थोड़ी रौनक लौटी हो, सेंसेक्स निफ्टी में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी आई, लेकिन बाजार के दो बड़े दिग्गज यानी शंकर शर्मा और अजय बग्गा एक दूसरे से भिड़ गए। किन मुद्दों पर बहस हो रही है, कहीं टैक्स वाला मामला तो फिर से चर्चा में नहीं आ गया, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे जियो ब्लैक रॉक की और भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। जियो ब्लैक रॉक ने भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर बड़ा दावा किया। कहा कि 2032 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम 3 गुना बढ़ जाएगा। किन वजहों से एयूएम में आएगी बढ़ोतरी, इसके अलावा जियो ब्लैक रॉक की योजना को भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। 1 अक्टूबर 2025 से यानी अगले महीने से एनपीएस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी लोग, जैसे प्राइवेट जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, फ्रीलांसर आदि जो हैं, एनपीएस में चाहे तो अपना पूरा पैसा यानी 100% पैसा जो है शेयरों में लगा सकते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क लागू होगा। प्रवीण सर, कल ही हम लोग इस बात की जो है मनी सेंट्रल में चर्चा कर रहे थे और आज देखिए कि स्थिति जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। बिल्कुल, देखिए जीएसटी के रिफॉर्म, उससे पहले इनकम टैक्स के रिफॉर्म के बाद सरकार का पूरा फोकस अब एक तरह से पेंशन पे दिखाई दे रहा है। और न सिर्फ ऐसे लोगों की पेंशन पर जो कि सरकारी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, बल्कि ऐसे लोगों के लिए भी पेंशन को लेके सरकार अब नियमों में आमूल चूल बदलाव, जिसको कहा जाता है एक रेडिकल रिफॉर्म जिसे मैं कहूँगा, वो करने की तैयारी है, जो गैर सरकारी लोगों से जुड़ा हुआ है। सर, आए दिन जो पेंशन को लेकर जो खबरें हैं उससे जो है अखबार जो है पटा हुआ रहता है। हर दिन समझ में आता है कि आज इस चीज़ को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो कुछ नई जो रिफॉर्म्स को लेकर भी जो खबरें आती रह रही हैं। तो आप ठीक कह रहे हैं सर कि सजगता जो है बहुत, सरकार जो है पेंशन को लेकर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, और पेंशन का पैसा कैसे लगाया जाए, इसको लेके हमेशा से कंजर्वेटिव रुख जो है वो सरकार का रहा है। अलग अलग आप सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को आप देखेंगे पीछे से अब तक, सरकारें हमेशा से बेहद सतर्क रही हैं। पेंशन का जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, जो करोड़ों लोगों का पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो लगाया किस तरह से जाए, इसमें सरकार अपने हमेशा हाथ पैर बहुत खींच के रही है। कंजर्वेटिव अप्रोच सरकार ने अपनाई है। फिर एनपीएस को जब लाया गया 2004 में, तो उसके बाद थोड़ी लिबर्टी देने की कोशिश की गई कि आप कुछ हद तक अपना पैसा मार्केट में चाहें तो लगा सकते हैं, थोड़े से ऑप्शन दिए गए, जिसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ सर। कर्मचारी संगठन जो है कहते हुए भी नजर आया कि देखिए, जो पहले जो था कि जीपीएफ में पैसा जाता था और तमाम तरह की जो हमारी जो बेनिफिट्स थी वो बड़ा सेफ एंड सिक्योर रहती थी, लेकिन जब से 2004 के बाद से एनपीएस को लाया गया, वो इसी वजह से भी कहा जाता था सर कि हमें एनपीएस नहीं चाहिए, ओपीएस चाहिए। उस वजह से ये तर्क दिया जाता था कि आप तो मेरा पैसा जो है मार्केट लिंक्ड कर दे रहे हैं, बाजार के इसको जोड़ दे रहे हैं, भाई रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, बड़ा संशय रहता था। बिल्कुल, तो ये चिंता असल में लगातार इसमें बनी हुई थी और चिंता भी थी। और एक तर्क ये भी था कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से वेज ग्रोथ हो रही है, क्या उस हिसाब से आपकी पेंशन में जो रिटर्न आ रहे हैं, क्या वो आपकी 60 के बाद आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में काफ़ी होंगे जी। ये सवाल थे। सरकार ने असल में पिछले 1-2 साल से पेंशन को लेके, आपके प्रोविडेंट फंड को लेके, अगर मैं निजी कर्मचारियों की बात करूं तो आपके प्रोविडेंट फंड को लेके और पेंशन को लेके बड़े बदलावों की तरफ सोचने का काम शुरू किया जी। उसमें हमने ये भी देखा कि जो आपका पीएफ का पैसा है, उसको आप किस तरह से, जो मेंबर हैं, पीएफ मेंबर हैं, वो कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, इसको लेके भी कवायद शुरू हुई जी। ईपीएफओ 3.0 लेके आने की बात हुई और तमाम चीज़ें।
पीएफ को लेके जो था कि सबसे ज़्यादा रिटर्न आखिर मिल कहाँ से सकता है, और अगर कोई जो सब्सक्राइबर है एनपीएस का, अगर वो चाहता है कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, तो क्या मेरा पैसा ज़्यादा शेयरों में नहीं लगाया जाना चाहिए? तो जो फंड मैनेजर्स हैं, जो पेंशन फंड को मैनेज करने वाले लोग हैं, क्या उनको इस बात की आज़ादी न हो कि वो ज़्यादा पैसा आपका मार्केट में लगा सके, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त पे जबकि पिछले 4 साल से मार्केट्स में 2020 से लेकर अगर हम 2024 तक देखें तो बाज़ारों ने एक असाधारण ही मैं कहूँगा कि रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर्स को दिए। आफ्टर कोविड तो अगर देखिए प्रवीण सर, तो तगड़ा मतलब बुल रैली जो है वो हम लोगों ने देखने को मिला है। तो वो अब सरकार उस रास्ते पे चलिए कि ठीक है, अगर आपकी कैपेसिटी है रिस्क लेने की, तो आपके लिए मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस मौजूद रहेंगे। एक ही पीआरएएन के अंडर में आप मल्टीपल स्कीम्स को चुन सकेंगे। आप फ्यूचर में किस तरह से आपको अपना असेट चाहिए, पेंशन चाहिए, उसके लिए आप प्लान्स का चुनाव कर सकेंगे। कुछ डिटेल्स हैं प्रवीण सर, उस पर आप मैं ऐड ऑन करता हूं। कहा जा रहा है कि एमएसएफ जो है मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क जो है, उसमें कहा जा रहा है कि सर हर एनपीएस अकाउंट में अब आप जो है कई योजनाओं को जो है आप जोड़ पाएंगे। कहा जा रहा है कि इस योजना में 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। एक जो है कहा जा रहा है कि मॉडरेट रिस्क होगा और दूसरा है कि हाई रिस्क। यानी उस मान लीजिए कहा तो जा रहा है प्रवीण सर कि 100% पैसा आप शेयरों में लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो है 2 कैटेगरीज बांटी गई हैं। एक कहा गया कि एकदम आप डालिए पैसा तुरंत आपको रिटर्न मिले वैसा वाला, और एक है कि नहीं भाई कुछ हमको कम ही मिले लेकिन थोड़ा सा सेफ रहे, सिक्योर रहे, रिस्क थोड़ा सा कम रहे। ये एक अच्छा मॉडल है सर। नहीं बिल्कुल, देखिए उसमें भी एक चीज़ है, जो लोग कम उम्र के हैं 22-23 साल के उम्र के साथ जिन्होंने नौकरी शुरू की, उनके पास ज़्यादा जोखिम लेने की कैपेसिटी होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं अपने पैसे के साथ। वहाँ कोई भी व्यक्ति चाहे तो 100% इक्विटी का ऑप्शन चुन सकता है अपनी पेंशन के लिए, लेकिन फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके हिसाब से आप फिर उसको रीअलाइन करना चाहते हैं, रीबैलेंसिंग करना चाहते हैं। वहाँ पे आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसमें डेट का पोर्शन बढ़ा सकते हैं, या फिक्स्ड इनकम जो असेट हैं उनका पोर्शन बढ़ा सकते हैं। जैसे प्रवीण सर इस बात को और आसान भाषा में समझना हो तो जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनका थोड़ा जो रुझान है, जो कहते हैं कि नहीं भाई हमें मार्केट में नहीं लगाना, मुझे चुपचाप मेरा पैसा दो और उसको एफडी में लगा दो, मैं उसी से जो है सीनियर सिटीजन वाला जो एफडी वाला जो स्कीम है उससे मैं जब अच्छा खासा पैसा मिल जाता है मैं उसी से संतुष्ट हूँ। क्या मैं इसी बात को जोड़ कर देख सकता हूँ? उम्र के साथ साथ लोग चाहते हैं कि उनके जो रिटर्न है उनमें स्टेबिलिटी हो, रिस्क कम रहे, पैसा कहीं जाए ना, क्योंकि आप जैसे जैसे 60 की तरफ बढ़ते हैं आपके पैसे कमाने की रफ्तार भी कम हो जाती। खासतौर पे अगर आप नौकरी पेशा हैं तो फिर आपके पास 1-2 साल में रिटायर होने का 58, 59 या 60 साल में आपके रिटायरमेंट के दिन आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपको उसी पैसे से जो आपका फंड का पैसा है या पेंशन का पैसा, उसी से आपको अपना आगे का सफर तय करना होता है। उसमें बीमारियां होती हैं, इलाज का खर्च होता है, उसमें बढ़ती महंगाई का खर्च होता है। तो क्या अब मार्केट में पैसा लगाने के जरिए आपका जो एनपीएस है वो आपको इतनी पेंशन दे पाएगा? ये एक चीज़ पैदा होती है। अब प्रवीण सर अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कहा जा रहा है कि इनसे किसको फ़ायदा होगा? तो एक तो कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अच्छा फ़ायदा होगा, फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। लेकिन तीसरा जो पॉइंट है सर वो मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो कहा जा रहा है कि डिजिटल जो गिग इकॉनमी, यानी जो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ओला उबर में जो काम करने वाले जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। इस पहलू पर भी हम आपसे कुछ जो है राय और टिप्पणी चाहते हैं। देखिए इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं जिनके अपने बिजनेस हैं, जाहिर तौर पे उनके पास आज़ादी होती है पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करने की, आपका अपना बिजनेस है। गिग वर्कर्स को लेके असल में जो बात है वो मसला पुराना हो गया। अब 1-2 साल हो गए इस बात को, जब से ये डिमांड चल रही जिस तरह से गिग इकॉनमी आगे बढ़ी कि उनको सोशल सिक्योरिटी का नेट किस तरह से मुहैया कराया जाए। उसमें आपको इंश्योरेंस देने की बात आई, बाकी चीज़ें भी आई। पेंशन को लेके बात है तो जाहिर तौर पे इनका इंक्लूजन बहुत बड़ी बिल्कुल, तो वो वहाँ पे आप एनपीएस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप अपने पैसे को ज़्यादा रिटर्न ओरिएंटेड भी बना सकते हैं, रिस्क को
उसी के हिसाब से लेके विशाल। जी, कुछ शर्तें भी हैं सर, उस पर भी डिस्कस कर देंगे। कहा जा रहा है कि टियर 1 अकाउंट जो है ये रिटायरमेंट के लिए होगा और इसमें कुछ साल का जो पैसा है वो लॉक रहेगा। और टियर 2 अकाउंट में कहा जा रहा है कि इसमें जो पैसे कभी भी आप निकाल सकते वॉलंटरी हैं। है, बिल्कुल जी, और कहा जा रहा है कि योजना बदलने की आज़ादी तो होगी, लेकिन पूरी तरह बदलने के लिए आपको जो है 15 साल पूरे करने होंगे, यानी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको आपको 15 साल तक चालू रखना पड़ेगा। और खर्च को लेकर भी डिस्कस कर लेते हैं सर। हर साल आपके फंड पर 0.30% का जो है वो खर्च लगेगा और कहा जा रहा है कि जो पेंशन फंड ज़्यादा नए लोग जोड़ पाएंगे उन्हें बोनस के तौर पर 0.10% जो है वो एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो इन पॉइंट्स पर भी अगर आप देखिए, मेरा खर्च थोड़ा बढ़ेगा, ये बात सामने आ रही है। मेरा एक मोटा जो समझ बन रही है इस पूरे मामले में वो ये है कि असल में पिछले कुछ अगर आप वर्षों को देखेंगे और 3 साल का हमने भी डेटा कई बार रखा, एनपीएस से लोग असल में दूरी बना रहे हैं। एनपीएस में नए एनरोलमेंट लगातार घट रहे हैं जी। और ऐसे में सरकार ये चाहती है कि एक जो रिटायरमेंट का एक पुख्ता जो तरीका है, क्योंकि लॉक इन है आपके पास, कम से कम आप 15 साल तक अपना पैसा एनपीएस में रखते हैं, उसके बाद ही आपको विड्रॉल की आज़ादी मिलती है, तो सरकार को भी लंबे वक्त की पूंजी मिलती है। तो सरकार चाहती है कि लोग पूरी तरह से जो ओवर फाइनेंशियलाइजेशन है, कि लोगों को समझ में जो ये एक बात आ रही है कि साहब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए और वहाँ से आप पेंशन का इंतजाम कीजिए, ये या वेल्थ क्रिएट कीजिए रिटायरमेंट के लिए, ये जो एक सोच है उसमें सरकार एनपीएस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है जी। अब उसमें वो एलिमेंट जोड़ा जा रहा है ताकि एनपीएस म्यूचुअल फंड्स का मुकाबला कर पाएँ। ओके। और इसी वजह से अब जब आप आम लोगों को या नए यूथ को, युवाओं को जब आप इस बात की आज़ादी देंगे कि आपका जो पेंशन के लिए आप जो 60 साल के लिए जो आप पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, उस पैसे से पे आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, क्योंकि एनपीएस का 2004 से अब तक का जो एवरेज अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 9.3% का सालाना का है। म्यूचुअल फंड्स का देखेंगे तो तकरीबन 12% का रिटर्न आपको आराम से मिलता हुआ दिखाई देता है। उससे भी अधिक मिलता है सर। मैं कह रहा हूँ एक मिनिमम अगर आप कंजर्वेटिव वे में भी देखेंगे तो इतना रिटर्न मिल जाता है। तो गैप 3-4% सालाना का यहाँ पे नजर आता है। ये गैप ऐसा है कि जिसकी भरपाई शायद बाजार से करने की कोशिश हो रही है। जी। अब मेरा सर एक और अहम सवाल है कि क्या ये एक वानगी भर है कि मान लीजिए 100% जो पैसा है जो शेयरों में लगाना, क्या जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो अब इस कदम पे भी हो सकता है कि सर अब जो पैसा जो है आपका वो गोल्ड ईटीएफ में भी लगाया जाएगा या तमाम जो दूसरे एसेट क्लास हैं वहाँ भी आपका पैसा लगाएगा? क्योंकि सर लगातार हम लोग मनी सेंट्रल में इस बात की चर्चा करते रहे कि जैसे ईपीएफओ का भी जो पैसा है सर, जहाँ 7 से 8 करोड़ जो मेंबर्स हैं उनका पैसा, आप बता भी रहे थे कि वहाँ तो पैसा और अधिक है विशाल, उस पैसे को भी कहा जा रहा है कि गोल्ड ईटीएफ में लगाने की आज़ादी दी जाए, मार्केट में थोड़ा सा और जो है एक्सपोजर डेट को कम करके मार्केट में लगाने की आज़ादी दी जाए। तो मेरा आपसे सवाल है सर कि एनपीएस में जो अभी 100% जो पैसा शेयरों में लगाने की बात कही जा रही है, तो क्या फिर नेक्स्ट स्टेप गोल्ड और इसमें ही गोल्ड ईटीएफ का जो रीट्स जो एआईएफ वाला जो पोर्शन है, जहां अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो फंड्स हैं उसमें पैसा लगाने की जो बात है, उसमें गोल्ड ईटीएफ को शामिल करने और वहाँ पे इस कैटेगरी में अभी जो 5% की लिमिट है, कैप है, उसको बढ़ा के 10% करने की बात है। तो गोल्ड में भी आपको पैसे लगा के वहाँ जो रिटर्न है उसका फ़ायदा लेने का मौका मिल सकता है। जी। अब प्रवीण सर एक लास्ट सवाल, अब कहा जा रहा है कि 100% पैसा शेयर में लगा सकते हैं, तो शेयर मार्केट की भी बात कर लेते हैं। जब ये पैसा सर आएगा बाज़ार में तो वहाँ जो कल भी हम लोगों ने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि जो बाज़ार है, भारतीय शेयर बाज़ार की बात की जा रही थी, म्यूचुअल फंड के बदौलत ही चल रहा है। नहीं तो जो क्रिस वुड साहब हैं, जेफरीज के क्रिस वुड साहब, उन्होंने तो कह दिया कि भाई बाजार नहीं तो 20 से 30% जो है वो तो नीचे गिर जाता है। तो अगर ये पैसा आएगा सर तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, बाजारों के लिए जाहिर तौर पे एक स्टेबल जो कैपिटल है उसका इंतजाम हो सकता है। एनपीएस में अगर आप नॉन गवर्नमेंटल जो वर्कफोर्स है, अगर उसका आप एयूएम देखेंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे, तो वो तकरीबन 3 लाख करोड़ का है। 3 लाख करोड़ में अगर एक फ्रैक्शन पैसा भी अगर बाज़ार में जाता है और वो रहता है तो मार्केट्स के लिए भी एक ये अच्छी बात है, जहाँ पे कि वॉलेटिलिटी से कम बड़ी राहत मिल सकती है। जी, और लिक्विडिटी भी आएगा, लिक्विडिटी भी मार्केट में आएगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जीएसटी रेट कट के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में उस तरह की तेजी नहीं आई जैसी उम्मीद की जा रही थी। बाजार की सुस्ती पर अब बहस जो है वो तेज हो गई। मशहूर इन्वेस्टर शंकर शर्मा और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जो है आमने सामने।
बग्गा साहब का कहना है कि हाई टैक्स इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसी वजह से बाजार जो है लगातार दबाव में है। लेकिन शंकर शर्मा इसे पूरी तरह से खारिज करते हुए कह रहे हैं कि असली वजह टैक्स नहीं बल्कि कमजोर इकोनॉमिक ग्रोथ है। शंकर शर्मा का तर्क है कि फिलहाल जो भी ग्रोथ नजर आ रही है वो सरकार के बड़े पैमाने पर किए जा रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर से आ रही है और इस खर्च का बड़ा हिस्सा जो है शेयर बाजार से जुड़े टैक्स से निकलता है। उनका कहना है कि अगर इन टैक्स को घटा दिया गया तो सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा जो है नहीं बचेगा, जिससे ग्रोथ पर भी चोट लगेगी और बाजार और दबाव में आ जाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है प्रवीण सर कि भारत की जो फिस्कल स्ट्रक्चर है वो अब स्टॉक मार्केटिफिकेशन की चपेट में है। यानी जो है इसको अगर मैंने डिकोड किया प्रवीण सर तो यानी सरकार जो है लंबी अवधि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से मिले छोटे और जो अस्थिर जो है फंड है उन पर निर्भर हो चुकी है। आप पूरी हमले को कैसे देख रहे हैं सर? और लगातार जो है वर्सेस वाली जो स्टोरी है हमारे यहाँ खूब चलती है। पहले हम लोगों ने म्यूचुअल फंड को SIP को लेकर भी खूब खबरें चलाई थी मनी 9 पर। अब देखिए दो दिग्गज जो भिड़ गए हैं उन पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए मार्केट्स आप ये देखिए कि GST का रेट कट हुआ, इससे पहले भी बाजार को लेके बड़े ऐलान हुए, RBI का रेट कट किया गया, GST में इतना बड़ा रेट कट हुआ, कई सारी जो है पॉजिटिव। अब जो डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात आप कह रहे हैं सर कि वो बहुत आते रहे, उसके बावजूद मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। पहली तिमाही का जब नतीजा आया तो 7.8% की ग्रोथ आई, इसके बावजूद बाजार अटके हुए जो है वो लगातार दिखाई दे रहे हैं। तमाम तरह के इसमें तर्क आए कि साहब मार्केट सब अच्छी चीज़ें हो रही हैं, सरकार बड़े रिफॉर्म कर रही है, उसके बावजूद बाजार चल क्यों नहीं रहे, FII पैसा निकाल क्यों रहे हैं जी। तो इसको लेके फिर वो एक बहस जो पिछले साल शुरू हुई थी जब बजट आया था, उसके बाद शुरू हुई थी कि क्या मार्केट पे जो टैक्स लगाया जा रहा है शेयरों में खरीद फरोख्त पर, क्या जो कैपिटल गेन टैक्स हैं क्या ये बाजार पर भारी पड़ रहे हैं, क्या इन्वेस्टर्स इसकी वजह से मार्केट्स में आने से बच रहे हैं जी। और इसको लेके तमाम तब फिर पिछले साल की भी अगर हम बात देखें तो कई जो जानकार हैं उन्होंने इस चीज़ के की अपनी बातें रखी। नितिन कामत साहब ने कहा था कि 40,000 करोड़ तो आपको STT से मिलता है। सबसे बड़ा इस पूरी बहस को दरअसल शुरू किया था समीर अरोड़ा ने, हेलियोस कैपिटल वाले, हेलियोस कैपिटल के। उन्होंने जब एक इवेंट में इसको लेके बात कही थी कि भारत में किस तरह से मार्केट चलेंगे जबकि आप बाजार पर इतना टैक्स ले रहे हैं। अब एक और जानकार जो जिनका बड़ा सम्मान है, प्रतिष्ठित हैं, अजय बग्गा, उन्होंने भी सेम बात लिखी है और लंबा चौड़ा उन्होंने जो एक्स पे अपना एक टिप्पणी डाली, पोस्ट डाला, उसमें उन्होंने कहा कि सरकार जो 5-6 करोड़ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरी तरह से निचोड़ लेना चाहती है, उनसे किसी भी हालत में अधिकतम आप, मतलब उन्होंने तो ये लिखा है कि आप जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है आप उसको खत्म कर देना चाहते हैं। नहीं, उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया सर कि देखिए अभी जो बाजार में उस पर कितने तरह के टैक्सेस लगते हैं। भारत में उन्होंने टैक्स और फीस की बात कही। उन्होंने कहा कि STT, जिसको आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा कि कैपिटल गेन्स लगता है, डिविडेंड पर आपको टैक्स देना पड़ता है, बाईबैक टैक्स है, स्टाम्प ड्यूटी है, सेबी की फीस है। इन तमाम चीज़ों से जो यहाँ का इन्वेस्टर वो जूझ रहा है, वो ऐसा कह रहा है। बिल्कुल, तो वो, और उन्होंने एक और बात कही कि साउथ कोरिया में इसी तरह का प्रस्ताव आया था कैपिटल गेन्स पर टैक्स वापस लिया गया तो बाजार उसको हटा दिया गया वहाँ पे। तो ये उन्होंने तर्क दिया कि अगर आप मार्केट्स में तेजी चाहते हैं तो एक तरह से उनका कहना यह है कि फिर आपको इस टैक्स के बारे में सरकार को सोचना होगा जी। अब इसके उलट जो है वो शंकर शर्मा ने उन्हीं के एक पोस्ट पर अपना कमेंट किया है, टिप्पणी की है और कहा है कि साहब मार्केट इस वजह से नहीं गिर रहा या वोलाटाइल है क्योंकि मार्केट्स पे टैक्स लंबा चौड़ा लगा हुआ है। उन्होंने कहा देश की ग्रोथ ही बुरी तरह से चरमराई हुई है और ग्रोथ चरमराई हुई है तो इसका असर सीधे तौर पर बाजार पे दिखाई दे रहा है। तो सर ग्रोथ फिर जो हम लोग जो आंकड़े पढ़ रहे हैं कि 7.8% की दर से बढ़ रहा है देश का इकॉनमी, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, तो क्या ये सब बातें झूठी हैं? उन्होंने देखिए, उन्होंने ये कहा है कि ग्रोथ जो दिख रही है वो ग्रोथ असल में पूरी तरह से सरकारी केपेक्स आधारित है। गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो आप 2 साल 3 साल पहले से देखेंगे कि 10 लाख रुपए, फिर 11 लाख रुपए, फिर और बढ़ाया उसको सरकार ने, तो वो 11-11.5 लाख करोड़ रुपए का जो सरकार पैसा सिस्टम में झोंक रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे, उसके जरिए निकल के आ रही है। सर ऐसी ही बात थे तो ये कह रहे हैं पूर्व गवर्नर साहब भी, रघुराम राजन साहब भी कह रहे हैं, सेम बात तो कह रहे हैं कि GDP आंकड़े बेलाइन है।
सेम बात आरबीआई के गवर्नर रहे रघुराम राजन भी कह चुके हैं कि साहब जो ग्रोथ आ रही है आपकी वो इस वजह से आ रही है क्योंकि सरकार पैसा झोंक रही है, दूसरी तरफ प्राइवेट कैपेक्स जो है वो पूरी तरह से नदारद है, अच्छी क्वालिटी की जॉब्स नदारद हैं, और इसी वजह से जो मार्केट्स हैं वो भी बुरी मुश्किल में फंसे हुए दिखाई देते हैं। जी जी, लेकिन सर डोमेस्टिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, उसको मैं डिकोड करूं, तो अभी देखिए भारत की जो जीडीपी है 2024-25 की मैं बात करूं तो उसमें तो 6.5% की दर से बढ़ रही है। आरबीआई का प्रोजेक्शन भी 6.5% के आसपास है, और विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी जो संस्थाएं हैं वो भी बहुत बुलिश नजर आती हुई दिख रही हैं। 6.3 से लेकर 6.8 की दर से बढ़ने की बात कही जा रही है। अब आ जाइए आप डिमांड पे, कंजम्पशन को लेकर जो लगातार हम लोग चर्चा करते हैं, अब घरेलू जो डिमांड है सर, कंज्यूमर का जो डिमांड है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों जगह अच्छा सुधरता हुआ नजर आ रहा है। तो सर तमाम फैक्टर्स के बावजूद भी ऐसे कमेंट आना, ये कैसे देख रहे हैं आप? अब देखिए, दो अलग अलग धाराएं हैं, दो अलग अलग मत हैं। शंकर शर्मा को बेयरिश माना जाता है पुराने ज़माने से ही, तो अब उनका बेयरिश रुख है मार्केट पे, और उनका ये भी कहना है कि अगर आप भारत में नहीं भी रहते हैं और भारत में के शेयरों में ट्रेड करते हैं तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो शंकर शर्मा की राय ये है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में ही दरअसल प्रॉब्लम है, और इकोनॉमी को जब तक इन समस्याओं से, जो एक तरह से अगर हम कहें तो वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिनसे इकोनॉमी को निकालना जरूरी है। लेकिन सर कल ही मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, आप बोले कि विशाल ये तो बड़ा लंबा चौड़ा व्यवस्था है, इसको करने के लिए ये प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, आज अगर चाहे कोई कम से कोई कम नौकरियों की बात अगर मैं करूं तो नौकरियों का जो पूरा जो तौर तरीका है उसको बदलने में अभी भारत को बहुत वक्त लगेगा। जो वेस्टर्न तरीका है जॉब्स का, उस पे पहुंचने में भारत को अभी दशकों लग सकते हैं। जी जी, और बड़ी गंभीर स्थिति है एजुकेशन की और बाकी चीज़ों की। जी, अब सर कुछ टैक्स पर भी बात कर लेते हैं। जो सर जो कहा जा रहा है कि टैक्स को लेकर जो बातें कही गई, तो अभी एलटीसीजी का जो टैक्स है वो 10% से बढ़ाकर 12.5% के आसपास किया गया था, और एसटीसीजी की मैं बात करूं तो वो 15% से बढ़ाकर 20% के आसपास किया गया था। इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट था उसको हटा दिया गया था, और एलटीसीजी की जो टैक्स फ्री जो सीमा थी सर उसको 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख किया गया था। और सरकार ने ये भी साफ कहा था प्रवीण सर कि एलटीसीजी टैक्स हटाने का कोई प्लान नहीं है। तो जो चूंकि जो टैक्स को लेकर जो बात चली है सर, तो मैंने सोचा कि ये डेटा भी अपने व्यूवर्स को देखिए, जो बाकी की सरकार ने पिछले साल बजट में क्या किया था, जब जुलाई में बजट लेके आई थी सरकार, की सारी तरह के जो कैपिटल गेन्स टैक्स हैं वो एक समान कर दिए थे। पहले अलग अलग एसेट्स पे अलग अलग तरह का कैपिटल गेन टैक्स लगता था, वो एक समान कर दिए। दूसरी चीज़ सरकार ने ये कही कि जो शेयरों पे टैक्स है वो भी आपका उस कैटेगरी में आ गया। मसला असल में पूरा बाकी के एसेट्स पे तो चलो जो आप ले रहे हैं, मसला असल में पूरा का पूरा आ गया है कैपिटल गेन टैक्स जो स्टॉक्स पे लग रहा है। ओके। और अब माना ये जा रहा है कि जो इन्वेस्टर हैं, विदेशी इन्वेस्टर खास तौर पे, उनके लिए इस बात की दिक्कत है कि भारत में जब आप टैक्स को हटा के रिटर्न देखते हैं तो वो अब नीचे आते हुए दिखाई देते हैं, और इसी वजह से साउथ कोरिया हो या ताइवान हो या चाइना हो, ऐसे मार्केट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। जी, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जियो ब्लैकरॉक, जो रिलायंस की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अमेरिका की बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैकरॉक का जॉइंट वेंचर है, उसने भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 2032 तक आज के मुकाबले 3 गुना बढ़ी हो सकती है। प्रवीण सर, अभी भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है 75 लाख करोड़ के आसपास है। कैसे और किन परिस्थितियों में, कारणों से इसमें जो है इसके जो AUM में है जो बढ़ोतरी होगी, ये हम आपसे समझना चाहेंगे सर। नहीं, देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो AUM है या साइज़ है, अभी जो जियो ब्लैकरॉक की जो पूरी रिपोर्ट है या वो है, उसके हिसाब से अभी लगभग $900 बिलियन का है, जिसके वो 2032 तक यानी अब से 7 साल में सिर्फ 3 गुना बढ़कर $3 ट्रिलियन तक पे पहुंचने की बात कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है प्रवीण सर कि पिछले 10 सालों में ही इसमें 4 गुना से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। बिल्कुल, बढ़ोतरी, अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अभी 60 लाख करोड़ के आसपास का था, 75 लाख करोड़ का पूरा मार्केट पहुंच गया रुपए के अगर हम टर्म में देखें तो। और ऐसे में जियो ब्लैकरॉक और तमाम जो फंड्स हैं वो भारत के म्यूचुअल फंड कारोबार पर अपनी नज़रें टिकाए हुए हैं। जियो ब्लैकरॉक ने ताबड़तोड़ अपने फंड लॉन्च किए, ब्लैकरॉक के साथ जॉइंट वेंचर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का हुआ, और उसके बाद एक के बाद एक एक्टिव फंड्स भी हैं, पैसिव फंड्स भी हैं, इनको लॉन्च किया गया। देश में लोगों की
जो ज़्यादा रिटर्न की जो ख्वाहिश है, लोगों के पास बढ़ती सेविंग है या जो इनकम है, इनकम लेवल्स का बढ़ना है, वो इस मार्केट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। और इसी वजह से जियो, ब्लैक रॉक या कहें मुकेश अंबानी इस पूरे के पूरे देश के जो पूरा कारोबार है इस पे अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं विशाल जी। अब सर लोगों के रुझान को भी जो है समझने की कोशिश करेंगे आपके चश्मे से सर। पहले जो है सर भारतीय परिवार कहा जाता था कि सोना चांदी जमीन सब जगह पे पैसा लगाते थे। अब कहा जा रहा है कि नहीं भाई, अब उनको जो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ गई है, उनको पता चल गया है कि भाई ज़्यादा पैसा जो है इन एसेट क्लास में लग रहा है, तो वहाँ वो पैसा लगा रहे हैं। और सर हर महीने के अगर SIP के डेटा अगर देख लीजिए सर, तो अगस्त वाला भी अगर आप देखिए तो 28,000 करोड़ से आसपास का है। तो सर इन तमाम फैक्टर्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें कोई और वैल्यूएबल पॉइंट्स आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, इसमें दो एक बातें कही गई। एक आपने बात बताई कि गोल्ड हो या प्रॉपर्टी हो, यहाँ से जो हाउस होल्ड सेविंग है उसका पैटर्न थोड़ा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जो परिवार सोने में, प्रॉपर्टी में पैसा लगाते थे, अब वो शिफ्ट होके म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स, इस तरह के जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं इनमें पैसा लगाने को तरजीह दे रहे हैं। दूसरी बात इसमें यह कही गई है कि आपका जो इकोनॉमी है उसकी रफ्तार लगातार मजबूत रही और उसके साथ फिर चीज़ें आ जाती हैं, लोगों की कमाई का बढ़ना, लोगों के एस्पिरेशंस का बढ़ना, ज़्यादा रिटर्न की ख्वाहिश, ये तमाम चीज़ें उसके साथ आ जाती हैं। तो एक बड़ा फैक्टर ये है। तीसरा एक बड़ा फैक्टर है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का क्रिएट होना, ट्रांजैक्शंस का आसान होना। अब कोई भी अपने मोबाइल से 1 मिनट में एक SIP बुक कर सकता है या लमसम इन्वेस्टमेंट किसी भी वक्त कहीं पर भी बैठे हुए, देश के आप किसी भी कोने में बैठे हो, आपने मोबाइल उठाया, UPI के थ्रू आपने पेमेंट किया और आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। प्राइसिंग को लेकर भी देखिए ना सर, अब पहले क्या था, पहले आपको फॉर्म भरने पड़ते थे, फॉर्म फिर जाता था, फिर उसका लंबी प्रक्रिया थी, फिर आपका हर महीने पैसा कटने का, जब बैंकिंग सिस्टम भी इंटरनेट बैंकिंग भी हो गई तब भी आपका फिर ECS से पैसा कट रहा है। तो वो एक लेंदी और एक ऐसी प्रक्रिया थी जो लोगों को डिस्करेज करती थी। मुझे आज भी याद है कि पहले अगर डीमैट खाते खुलवाने पड़ते थे तो 70 से 80 साइन करना पड़ता था सर, तब जाकर डीमैट खाता खुलता था। मैं आपको बताऊं, मैं 2008 में मैंने पहली अपनी SIP खोली जी, एक म्यूचुअल फंड हाउस में। उसमें एक तो वो फॉर्म और भरने पड़े, पूरी प्रक्रिया हुई। उसके बाद उसको जब मैंने किया था तो वो 1 साल के लिए की थी। 1 साल के बाद वो अपने आप बंद हो गई। मैं चाहता था कि उसको कंटिन्यू करूं, बट वो चूंकि ऑटोमेटिक क्लोज हो गई तो उसमें नया मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर पाया, तो वो अपने आप बंद ही हो गई। तो खैर, अब आपके पास इतने ऑप्शन हैं जब से आपको ऐप्स आए हैं तमाम तरीके के। और देखिए, रिलायंस का या जियो ब्लैक रॉक का कहें, उनका डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर का अप्रोच है। आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके बीच में मिडलमैन हैं ही नहीं। इससे कॉस्ट को कम करने की कोशिश है और इस तरह से पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचने का एक जो प्लान है वो एक बहुत बड़ा दांव है। और एक तरह से अगर मैं कहूं तो वो ये जो पूरे $3 ट्रिलियन का जो पूरा मार्केट है, इस पे बड़ी नजरें जो है वो। सर प्राइसिंग को लेकर भी मैं आपसे पूछ रहा था कि अब जियो ब्लैक रॉक की आपने बात कही थी, तो इनके आने के बाद तो हम लोग, जब जियो ब्लैक रॉक की एंट्री हुई थी उस समय से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इनके आने के बाद तो लगता है कि तुरंत जो है ये $100 बिलियन के आसपास जो है, 70 लाख करोड़ के आसपास का है, वो 100 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा AUM। और सर लेकिन इन्होंने तमाम टेस्ट को बड़ा अच्छे तरीके से कैटर करने की कोशिश की। पहले इन्होंने एक्टिव फंड्स लाए, फिर पैसिव फंड्स लाए, मैंने सब लोगों का इन्होंने ख्याल रखा है कि अगर किसी को अगर एक्टिव फंड में जाना है तो उसके लिए भी लाया गया है NFO, और उसके बाद अगर किसी को पैसिव चाहिए तो वो भी चाहिए। और प्राइसिंग को लेकर भी मैं बार बार आपको इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ कि लोग पहले समझते थे कि म्यूचुअल फंड में भाई 500 रुपये लगाना पड़ेगा, 1000 लगाना पड़ेगा, 5000 लगाना पड़ेगा, लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि नहीं, 250 रुपये से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें सेबी का सबसे बड़ा दखल रहा, जहाँ पे कि 250 रुपये की SIP शुरू करने के लिए सेबी ने जो तमाम AMCs हैं उनको प्रेरित किया, कहा कि भाई आप 250 रुपये की SIP खोलिए। अगर इसके लिए जो सब्सिडी देनी पड़ेगी या कॉस्ट जो आपकी आ रही है उसको वहन करना होगा, तो उसमें जो पैसा सरकार की तरफ से भी मिल सकता है। तो तमाम तरह के ऐसे उपाय भी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से और सेबी और उसकी तरफ से, ताकि आम आदमी अपने म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट शुरू कर पाए। अब प्रवीण सर, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के CIO जो हैं उनका भी एक बयान है, ऋषि कोहली साहब, उसको भी मैं इस
चर्चा में शामिल कर लिए लेता हूँ। उनका एक बड़ा अच्छा बयान आया है सर। उन्होंने कहा है कि बाजार का सबसे जो बुरा दौर था वो बीत चुका है और वो अब कह रहे हैं कि मार्च के बाद जो है स्थिति जो है सुधरने की उम्मीद है। और उन्होंने पीटीआई से जब बातचीत की तो उसके बाद इन सब बातों को उन्होंने कहा है और उन्होंने कहा कि आगे जो है कंपनियों के जो मुनाफे हैं वो बेहतर आएंगे। आर्थिक आंकड़ों की उन्होंने बात की, वो कह रहे हैं कि वो ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके बाद जो है चीज़ें जो हैं और बेहतर होती हुई नजर आएंगी। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की भी उन्होंने बात की। इन्होंने भी थोड़ा सा ये लगाया है उन्होंने कॉशन कि ऐसा नहीं है कि आगे मैंने कह दिया तो सब कुछ सही ही हो जाएगा। नोबडी नोज अबाउट द अनसर्टेनिटीज एंड द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। तो उन्होंने कहा है कि लेकिन बाजार में जो अभी स्थिरता है वो थोड़ी सी बदलती हुई दिखेगी। तो उसमें कुछ रिस्क का जो पूरा इसमें रिस्क की भी कुछ बात कही है, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, आपकी इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन किस तरह का रुख अख्तियार कर सकती है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस तरह के होंगे, रेगुलेटरी रोड मैप क्या होगा और पॉलिसी रोड मैप किस तरह का होगा, क्या नीतियों में कोई बदलाव आएगा। तो ये थोड़ा गणित गड़बड़ा सकता है, ये बातें कही गई हैं इसमें। चलिए सर, चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।